हेलो दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे गणित शिक्षण से रिलेटेड विधियां के बारे में अपन चर्चा आगे करते रहेंगे, लेकिन उससे पूर्व अपन पढ़ रहे थे उद्देश्य, और उद्देश्य की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। और लक्ष्य उद्देश्य में अंतर या उद्देश्य और पर्याप्त उद्देश्य क्या होते हैं वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में। बीएस ब्लूम ने जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में एक अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और उसके जो अन्य जो साथी थे, ब्लूम के जो अन्य साथी थे, उन्होंने भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया उनके साथ मिलकर के। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सा क्या है उस पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो होता है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, एक होता है शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य। देखिएगा दोनों में क्या अंतर होता है। शैक्षणिक उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य दोनों में क्या अंतर होता है वो देखते हैं अपन। शैक्षिक उद्देश्य और शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य वह है जो कि छात्र अपने किसी भी चीज को सीखने के लिए या अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जो कुछ पूर्व में निर्धारित करता है उसे क्या कहा जाता है, शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। यानी छात्र सीखने के लिए जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, शैक्षिक उद्देश्य। तो ये तो हो गया छात्र के संबंध में। ये तो किसके संबंध में हो गया, छात्र के संबंध में। और दूसरा होता है शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य वे होते हैं जो शिक्षक द्वारा छात्र को सिखाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या, किससे संबंधित हो गया, शिक्षक से संबंधित, शिक्षक से संबंधित। ये किससे संबंधित हो गया, शिक्षक से संबंधित हो गया। दो चीजें हैं, शैक्षिक उद्देश्य छात्र से संबंधित, यानी छात्र जो कुछ सीखना चाहता है और सीखने से पूर्व जो उद्देश्य निर्धारित करता है उसको क्या बोलते हैं, शैक्षिक उद्देश्य। और शैक्षणिक उद्देश्य शिक्षक द्वारा छात्र को सिखाने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। शैक्षणिक उद्देश्य कुछ समय में पूर्ण हो जाता है, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य छात्र संपूर्ण जीवन भर सीखता रहता है तो उसको समय ज्यादा लगता है। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि जो शैक्षणिक उद्देश्य है वो किसमें समाहित है, शैक्षिक उद्देश्यों में समाहित है। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षणिक उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में मिला हुआ है, यूं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो टैक्सोनॉमी दी गई थी ब्लूम्स द्वारा उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन अभी करने वाले हैं कि जो ब्लूम है, ब्लूम ने क्या किया था 1956 में एक विशेष प्रकार का अपना वर्गीकरण दिया था, किससे रिलेटेड, शैक्षणिक उद्देश्यों से संबंधित। शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित कि बालक है वो किस प्रकार से सीखता है और कौन कौन से उद्देश्यों का वो निर्धारण करता है, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसके बाद में इसके साथ साथ में ही दो और मनोवैज्ञानिक रहे हैं, सिम्पसन की बात करें या कैर्थवाल की मसीहा की बात करें, वो भी साथ में थे। उन्होंने मिलकर के अलग अलग इसको भागों में विभाजित किया है, उसको अपन देखने वाले हैं। तो देखिएगा बीएस ब्लूम का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम ने क्या किया, शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया। कौन कौन से उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, दूसरा उद्देश्य है भावात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक। तीसरा उद्देश्य आता है क्रियात्मक। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें यूं कहा था ब्लूम ने कि जो बालक है वो तथ्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तथ्यों के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ये किसने कहा था, ब्लूम ने कहा था। किसके अंतर्गत, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। उसके बाद में जब ये तथ्य प्राप्त कर लेता है बालक तो उसके मन में कुछ विचार, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव, मन में
उत्पन्न होने वाले विचार वो किसमें आते हैं? भावात्मक के अंतर्गत आते हैं। और इन सब के माध्यम से बालक क्या करता है? कार्य करना सीख जाता है, यानी उस एक प्रकार से उसमें कौशल का विकास हो जाता है। तो क्रिया करना सीख जाता है, क्रिया करना सीख जाता है। किसके अंतर्गत आएगा वो? क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो बीएस ब्लूम ने मुख्य रूप से अपनी टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक मुख्य रूप से 3 भागों में इसको विभाजित किया। देखिएगा, मुख्य रूप से जो ज्ञानात्मक है वो ही क्रेथवाल के ब्लूम के द्वारा दिया गया था, केवल ज्ञानात्मक ही। बाकी अन्य जो 2 और हैं वो अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दिए गए थे। तो पहला है ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक दिया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा, और ये दिया गया था 1956 में। कब दिया गया था? 1956 में। ध्यान रखने वाली बात है कि ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है किसके द्वारा दिए गए? बीएस ब्लूम के द्वारा 1956 में। उसके बाद दूसरा है भावात्मक, भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक जो उद्देश्य है वो दिया गया था क्रेथवाल वह मसीहा के द्वारा, यह दिया गया था 1964 में। उसके बाद तीसरा जो उद्देश्य है वो दिया गया था क्रियात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य। ये जो क्रियात्मक उद्देश्य है वो दिया गया था सिम्पसन के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा यह दिया गया था 1969 में, 1969 में। ठीक है, ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने मिलकर के अलग अलग जो वर्गीकरण किया है उद्देश्यों का, वो इस प्रकार से किया है। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाता है परीक्षा में, वो किससे संबंधित ज्यादा पूछा गया है अब तक? ज्ञानात्मक पक्ष जो है बीएस ब्लूम के अनुसार जो है उसी के बारे में ज्यादा पूछा गया है। तो इसकी अपन पहले चर्चा करते हैं कि जो बीएस ब्लूम है उसने किस प्रकार से, उन्होंने किस प्रकार से समझाया था उद्देश्यों को, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो बीएस ब्लूम के द्वारा जो दिया गया उद्देश्य था उसको मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया, या 6 प्रक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही इन्होंने 6 में विभाजित किया, तो इन्होंने भी 6 में, और ऐसे ही इन्होंने भी 6 भागों में विभाजित किया है। यानी 6 इनके जो प्रक्षेत्र जिसे कह सकते हैं, अन्य जो भाग इनके छोटे हैं वो कह सकते हैं, वो 6 भागों में इनको फिर से विभाजित कर दिया। ज्ञानात्मक को 6 में, भावात्मक को 6 में और क्रियात्मक को 6 में विभाजित कर दिया। तो अभी अपन देखेंगे ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसके बारे में कि ज्ञानात्मक में कौन कौन से 6 प्रक्षेत्र रखे गए हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा एक बार आप, और लगभग बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अभी रीट 2018 यानी फरवरी 18 में जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा प्रक्षेत्र नहीं है, वो अपन अभी आगे देखेंगे। और उनमें वो प्रश्न हालांकि डिलीट कर दिया गया था किसी कारणवश, वो अभी देखेंगे कौन सा कारण था वो। पहला अपन देख रहे हैं ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक उद्देश्य। और ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो 6 भाग हैं उनको अपन देखेंगे। ये ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होंगे। निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होंगे। अब देखिएगा ज्ञानात्मक में अपन क्या सबसे पहला कौन सा भाग होगा वो देखिएगा। सबसे पहले है ज्ञान, तो पहला कौन सा हो जाएगा? ज्ञान। दूसरा, आपको कई जगह अवबोध मिलेगा, कई जगह बोध मिलेगा, और इसको समझ भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? समझ भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा है ज्ञानोपयोग। तीसरा जो है उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञानोपयोग।
उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रकार से बीएस ब्लूम ने अपना जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसको 6 भागों में विभाजित किया। पहला ज्ञान है, जैसे ये जो सबसे निम्न स्तरीय होगा, जिस प्रकार से ज्ञान का मतलब ये हुआ कि एक बालक को अगर आप सिखाना चाहते हैं कुछ, तो सबसे पहले उसको कुछ ज्ञान देना अपने को पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अपन सामान्य सा ज्ञान की अगर अपन बात करें तो यूं कहा जा सकता है कि एक बालक को अपन सिखा रहे हैं एप्पल। एप्पल का मतलब क्या है? सेब। अब उसने सीख लिया, उसको ज्ञान हो गया, बालक को क्या ज्ञान हो गया कि एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब होता है। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब होता है। ये तो बालक ने सीख लिया, ठीक है, उसको ज्ञान हो गया। लेकिन उसको समझ कब होगी? जब वो इसके बारे में जानना चाहेगा, जब उसको दिखाएंगे कि ये एप्पल होता है। पहले अपन ने सिखाया बालक को एप्पल, एप्पल यानी सेब, लेकिन सेब के बारे में अभी छात्र को पता नहीं। ज्ञान तो उसने कर लिया, लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं है एप्पल होता क्या है। तो फिर उसको क्या होगी? समझ होगी। समझ के लिए अपन क्या करते हैं? बालक को एप्पल जो फल होता है वो दिखाते हैं कि देखिएगा ये क्या होता है? एप्पल होता है, या इसको एप्पल बोलते हैं। इसका मतलब बालक फिर क्या करता है? समझ प्राप्त करता है, उसको अवबोध हो जाता है, बोध हो जाता है उस चीज का। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आता है ज्ञानोपयोग। अब उस चीज का वो अलग अलग जगह क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है, उपयोग कर लिया। जैसे इसका अगर अपन दूसरा एग्जांपल ले तो यूं कहा जा सकता है कि सबसे पहले मान लीजिए बालक को अपन सिखाते हैं गिनना। ठीक है, जोड़ ये होता है 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये अपन ने सिखा दिया बालक को। बालक को ज्ञान तो हो गया कि 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन हुए कैसे? इस चीज का पता कब होगा? जब उसमें क्या विकसित हो जाएगी? समझ विकसित हो जाएगी। और वो समझ किस प्रकार से विकसित होगी? ज्ञान के पश्चात हम सिखाएंगे कि 2 ये पार्ट हैं और 2 ये पार्ट हैं। इन 2 इधर वाले और 2 इधर वाले को एक साथ काउंट करते हैं तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका मतलब बालक को क्या हो गई है? वहां पर समझ उत्पन्न हो गई है, बालक उस चीज को समझ गया है। उसके बाद बालक क्या करता है? इसका उपयोग अलग अलग जो गतिविधियां होती हैं उनमें करता है। किसका? जोड़ का। अपन सिखा रहे थे जोड़, बालक को 2 और 2 ज्ञान दे दिया बालकों की 2 और 2 कितने? जोड़ इस प्रकार से होता है। बालक को समझ में आ गया कि जोड़ इस प्रकार से किया जाता है, या ऐसे ऐसे जो वस्तुएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है तो वो ज्यादा हो जाती है, वो जोड़ में हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया और उस ज्ञान का उपयोग वो, जैसे मान लिए बाजार गया, सामान उसने खरीदा और वहां पर कितने का मैंने सामान खरीद लिया, इतने और देने मेरे को है, या जो भी है, तो वहां पर वो उस ज्ञान का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। उसके बाद क्या करता है? वो उसका विश्लेषण करता है। इतने रुपए ये थे, इतने बाकी रहे हैं, इतने मुझे और देने हैं। ये चीजें क्या है? किसके अंतर्गत आती हैं? विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। फिर जैसे मान लीजिए बालक क्या करता है? उनका संश्लेषण कैसे करेगा? बालक सोचता है कि मुझे इतने का सामान लेना था, मुझे इतने और देने चाहिए थे उसे, हो सकता है मुझे और कम देऊं, ज्यादा देऊं, वो सामान के अनुरूप मुझे देना चाहिए था। वो सारी चीजें किसमें आती हैं? संश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। और फिर मैंने दिया है, मैंने उससे सामान लिया है, मैंने पैसे इतने दिए, तो वो पैसे सही हैं या मैंने उसको पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, इस चीज का वो पता लगा लेता है। उस चीज को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये चीजें मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित हुई? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस प्रकार से बीएस ब्लूम ने पहले जो भाग में, अपने पहले भाग में जो उद्देश्य हैं उसको कितने भागों में विभाजित किया? 6 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले ज्ञान, फिर बालक को क्या उत्पन्न हुई? समझ उत्पन्न हुई। उसके बाद उस समझ के माध्यम से वो उसका उपयोग अपने जीवन में करने लग गया और आने वाली जो समस्याएं थी उनसे संबंधित वो विश्लेषण भी करना सीख गया। समस्याओं का समाधान करना बालक को आ गया संश्लेषण के अंतर्गत। और फिर मेरे द्वारा किए गए कार्य सही हैं, गलत हैं, उन सब का पता उसको चलने लग गया। इसका मतलब वो क्या हो जाता है? उसका स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। कौन सा भाग है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का भाग, जो कि दिया गया था बीएस ब्लूम द्वारा 1956 में। अब देखिएगा, इसी का एक संशोधित रूप और आया था। यह दिया गया था 1956 में, और उसके बाद इसी का जो संशोधित रूप था वो आया था 2001 में। 2001 में। लेकिन ज्यादातर जो है वो इसी के बारे में पूछा जाता है। इसमें क्या किया था उन्होंने? ये ऐसे कैसे रख दिए, ये ऐसे कैसे रख दिए वो कि वो भाग, बस एक जो भाग था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। यहां ज्ञान का ज्ञान रख दिया, फिर यहां पर समझ का समझ रख दिया, फिर
उपयोग रख दिया या ज्ञानोपयोग, एक ही बात है, ये रख दिया। और उसके बाद में विश्लेषण हो गया, और जो मूल्यांकन था उस मूल्यांकन को ले गए वो 5वें नंबर पे, और जो संश्लेषण था उसको 6वें नंबर पे ले गए। लेकिन मूल्यांकन का जो नाम है उन्होंने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और उसकी जगह कर दिया सर्जन। उसकी जगह क्या कर दिया, सर्जन कर दिया, सृजन कर दिया। इस प्रकार से ये संशोधित रूप दिया गया था। लेकिन मुख्य रूप से अपने को ये ज्यादा पूछा जाता है, ये कभी भी नहीं पूछा जाता अक्सर, सामान्यतः मूल जो भाग है कि इसके कितने उपक्षेत्र हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रक्षेत्र। प्रक्षेत्र किसको कहा जाता है, इसके जो प्रक्षेत्र हैं वो कितने हैं, 6 प्रक्षेत्र हैं, और 6 प्रक्षेत्र में इन्होंने विभाजित कर दिया। ठीक है। दूसरा जो है वो है भावात्मक उद्देश्य। पहला था अपना ज्ञानात्मक, दिया गया था बीएस ब्लूम द्वारा, और दूसरा है वो है भावात्मक उद्देश्य, जो कि दिया गया था क्रेथवाल व मसीहा द्वारा यह दिया गया था 1964 में। यह दिया गया था 1964 में, क्रेथवाल और मसीहा द्वारा। दूसरा जो था भावात्मक उद्देश्य वो दिया गया था। अब इस भावात्मक उद्देश्य को भी क्या किया इन्होंने, 6 भागों में विभाजित किया, या 6 प्रक्षेत्रों में विभाजित कर दिया। प्रक्षेत्र, और प्रक्षेत्र कितने थे, इसके भी 6 प्रक्षेत्र थे। तो वो प्रक्षेत्र कौन कौन से हैं वो अपन अब देखेंगे कि भी क्या है, 6 भाग है। वो 6 भाग कौन से हैं, 6 कौन कौन से प्रक्षेत्र हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला क्षेत्र है उसका कौन सा है, आग्रहण, यानी छात्र जो भी कुछ अपन सिखाते हैं उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसको सीख रहा है। उसके पश्चात क्या करता है, वो सीखे हुए ज्ञान के आधार पर क्या करने लग जाता है, अनुक्रिया। जो काम अपन ने दिया उस या जो कुछ सिखाया उसके साथ में वो क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, और उसका मूल्यांकन भी या उसका आंकलन लगाना प्रारंभ कर देता है कि मैंने किया है, वो किस प्रकार से किया है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। फिर वो उसको विभाजित करना सीख जाता है, या अलग अलग भागों में सरल बनाना सीख जाता है, अलग अलग भागों में विभाजित करना सीख जाता है। इसको क्या कहेंगे, प्रत्ययीकरण। और जो कुछ उसने विभाजित किया है उन सबको वापस से क्या करता है, इसको संगठित करता है। इसको संगठन या फिर व्यवस्थापन कहा जाता है। और इस प्रकार से बालक में क्या हो जाता है, एक प्रकार से अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से भावात्मक पक्ष में क्रेथवाल ने 6 भागों में इसको विभाजित किया, और ये भी सब के सब कैसे होंगे, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होंगे। ठीक है। तीसरा जो भाग है वो बताया था क्रियात्मक उद्देश्य, और क्रियात्मक उद्देश्य है वो बताया गया था सिम्पसन के द्वारा 1969 में, सिम्पसन के द्वारा बताया गया। और उसमें भी कितने प्रक्षेत्रों में विभाजित किया, 6 प्रक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो कार्य करवाने के लिए जो भी संदेश या फिर जो भी माध्यम अपन रखते हैं उसके लिए वो क्या होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है। और उस उद्दीपन को देख करके वो क्या करता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो बालक क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो नियमित रूप से या फिर नियंत्रित रूप से उस कार्य को करना जारी रखता है। इसका मतलब वो क्या है, नियंत्रण है। उस कार्य को आराम से वो करना अब प्रारंभ कर चुका है। इसका मतलब उस पे क्या हो गया, उस कार्य पर उस व्यक्ति का नियंत्रण हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है, उस परिस्थिति के अनुरूप, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति के अनुरूप वो क्या कर रहा है, उस कार्य को करना जारी रख रहा है। इसका मतलब उस बालक में क्या हो गया है, समायोजन हो गया है। और ऐसा अपन अगर लगातार करते रहते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, एक प्रकार से अपनी आदत सी बन जाती है। उसे क्या कहा जाता है, स्वभावीकरण। अब अपने को पता ही नहीं चलता कि अपन वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक प्रकार से क्या हो जाती है, उस कार्य के प्रति आदत बन जाती है। तो एक प्रकार से उसे कहा जा सकता है स्वभावीकरण। और स्वभावीकरण अगर किसी भी व्यक्ति में आ जाता है तो अपने आप उन आदतों का विकास हो जाता है जो अपन करना चाहते हैं बालक में। इसको क्या कहा जा सकता है, कौशल भी कहा जा सकता है। यानी कौशल क्या चीज है, कौशल वह कारक है जो व्यक्ति को काम करना सिखाता है, या फिर अच्छे से कार्य करना जो सिखाता है वही क्या है, कौशल है। काम करने की जो कला है अपनी, वही क्या है,
कौशल है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, उद्दीपन दिया। उद्दीपन के बाद बालक ने काम करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही काम करना प्रारंभ किया तो उस कार्य को वो नियंत्रित हो गया करने के प्रति, और उसके बाद अपने आप हर परिस्थिति में उस काम को आसानी से करने लग गया, समायोजन हो गया। और समायोजन होने से क्या हो जाएगा, उसमें स्वाभाविकरण हो जाएगा। एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं कि उसमें आदत जैसी गतिविधि होना प्रारंभ हो जाएगी। उसे क्या कह देंगे अपन, स्वाभाविकरण कह देंगे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आदत का निर्माण उसमें हो जाएगा। और आदत का निर्माण जब उसमें हो जाता है तो उस चीज को क्या कह देंगे अपन, कौशल कह देंगे। और कौशल क्या चीज होती है, किसी भी काम को करने की कला। तो बालक इस प्रकार से सीख जाता है। और क्या सीख जाता है, क्रियात्मक काम, यानी कोई भी जो काम है उसको करना सीख जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रीट 2018 में एक प्रश्न आया था लेवल फर्स्ट में, यह आया हुआ है रीट 2018 वाली में। 17 वाली भर्ती थी लेकिन वही 18 फरवरी में थी ना, तो वो उसमें आया था लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया था, बीएस ब्लूम के अनुसार कौन सा प्रक्षेत्र नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था कि बीएस ब्लूम के अनुसार कौन सा प्रक्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो सब लोगों ने क्या किया, जैसे मान लीजिए हम मानते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, भाई जैसे यूं मान सकते हैं अपन ये तो है लेकिन क्या नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ये प्रश्न क्या है, पूरी तरह से गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्षेत्र नहीं है, मुख्य भाग थे, प्रक्षेत्र इसके अलग थे, इसलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही एक और प्रश्न यहां से पूछा गया था, वो देखते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था जैसे कि मान लीजिए एक जो शिक्षक है और उन्होंने छात्रों को प्रदूषण के बारे में पढ़ाया। ठीक है, छात्रों को किसके बारे में पढ़ाया, छात्रों को प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण के बारे में पढ़ाया गया। और अब प्रदूषण के बारे में पढ़ाने के पश्चात छात्रों से क्या कहा जाता है कि अब क्या कीजिए, आप प्रदूषण पर निबंध लिखिए। प्रदूषण पर क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो इसमें छात्र ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से प्रक्षेत्र का उपयोग करेगा। प्रश्न यह था कि छात्र, अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछा गया है तो छात्र कौन से प्रक्षेत्र का उपयोग करेगा। तो अपन ने बात करी थी, पहला था ज्ञान, दूसरा था समझ, और तीसरा था ज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं अपन, और तीसरा था ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग नंबर 4 था विश्लेषण, संश्लेषण, और नंबर 6 था मूल्यांकन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आएगा, तो प्रदूषण पर निबंध लिखने की बात हो रही है, इसका मतलब छात्र ने पहले क्या किया, ज्ञान लिया। कब, जब छात्रों को शिक्षक ने पढ़ाया, प्रदूषण के बारे में बताया, तब छात्र ने ज्ञान लिया और उसकी समझ छात्रों को प्राप्त हो गई कि प्रदूषण कहते किसे हैं। फिर निबंध लिखने में किसका उपयोग करेंगे छात्र, ज्ञानोपयोग का, यानी जो प्रदूषण से संबंधित जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग कहां किया जा रहा है, प्रदूषण से संबंधित निबंध लिखने में किया जा रहा है। इसका मतलब कौन से प्रक्षेत्र का उपयोग किया गया है इस प्रश्न में, ज्ञानोपयोग प्रक्षेत्र का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये अपना जो बिंदु है वो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो पूर्ण हो चुकी है। तो अपनी ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो पूर्ण हो चुकी है, उद्देश्य 3 भागों में विभाजित करके उन्होंने समझा दिए हैं, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। और आज आप इतना ही पढ़ पाएंगे और आगे भी अपनी क्लासें जारी रहेंगी जिस प्रकार से पूर्व में रही है। अधिक से अधिक आप हमारे चैनल से अगर संतुष्ट हैं या फिर जो कुछ हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है सही तरीके से, तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पुटअप कीजिए। अगर इनसे जो कुछ पढ़ाया गया है उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होता है तो हमें अवगत कराएं, हम अच्छा प्रयास करेंगे उत्तर देने का। धन्यवाद।